हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास चर्चा करेंगे। अब हमारे पास इतना समय नहीं है बच्चों कि हम आप लोगों को कॉपी पे लिख के प्रोवाइड कर सके, इसलिए अभी मैं लेकर आया हूं। यहां पर देखिए लगभग कितने सेट एमपी बोर्ड के पेपर है, 1 2 ठीक है, ये 3 सेट बच्चों, ये 4 सेट और ये 5 सेट और नीचे 6 सेट। अब 6 सेट में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यहां पर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है बच्चों और किस प्रकार से आपको तैयार करना है, कैसे लिखना है, लास्ट तक देखेंगे, क्लियर हो पाएगा। बाकी इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना मैं गारंटेड कहता हूं कि इस तरह के चीजों को आप पढ़ लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन में ऐड कर रखा है बहुत सारे यहां से क्वेश्चन, जैसे नाटक एकांकी में अंतर है और जितने भी यहां से अंतर आते हैं पद्य साहित्य गद्य साहित्य के इतिहास से, तो वो मैंने करा रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए निबंध की परिभाषा देते हुए कोई एक प्रकार का है ना वर्णन करिए, नाम लिखिए। नाम लिखना है केवल, निबंध की परिभाषा और एक प्रकार का नाम। तो बच्चों जब आप निबंध की परिभाषा तैयार करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको तैयार करना है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, देखिए ना, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, कहने का तात्पर्य यदि गद्य की रचना कवि और लेखक अपनी कसौटी अपने ज्ञान के आधार पर दिए हैं तो निबंध गद्य की कसौटी है। समझ रहे ना, यानी गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो वहीं पे तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब निबंध गद्य की कसौटी है और गद्य जो है कवियों और लेखक की कसौटी है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था। तो आप यदि परिभाषा लिखेंगे, निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि आपको चाहे आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा दीजिए या कि निबंध किसे कहते हैं, आप किसी एक भारतीय विद्वान के नाम पर लिखिए तो आप इसे लिख देंगे कि यदि गद्य कवि और लेखकों की कसौटी है तो वहीं पे जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। कितना बढ़िया है। अब देखिए जो निबंध के आधार पर विषय के आधार पर निबंध के प्रकार 4 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध का मतलब इसमें पूरा निबंध एकदम किसी भी तथ्य को लेकर वर्णन किया जाता है। भावात्मक निबंध, जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। विवरणात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है, विवरण, ठीक है, जानकारी दी जाती है लेकिन उसके अंदर का भाव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विचारात्मक, इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है, जिसका संबंध हृदय कम मस्तिष्क में अधिक होता है। इससे बौद्धिक आधार पर विषय की विवेचना किया जा सकता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा निबंध याद करते हैं उसके पूरे प्रकार को, ऐसा नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है निबंध किसे कहते हैं, तो यहां पर इसकी परिभाषा भी दे रखी है थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, कि निबंध शब्द निधन बंध से बना है जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। मतलब ऐसी कोई भी रचना जो अच्छी तरीके से बंधी रहती है जिसमें लेखक और कवि की कसौटी होता है बच्चों, वो आपका निबंध कहलाता है। जैसे इसका अर्थ है प्रयत्न करना। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द है। अंग्रेजी में जो ऐसे है इसका इसे देखो, इसे कहते हैं निबंध। इसका प्रयत्न करना, यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है जिसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण। यहां पर आप परिभाषा थोड़ा बहुत इसको तैयार कर सकते हैं। निबंध का मतलब निधन बंध, अर्थात ऐसी रचना जो बिल्कुल परिमार्जित रूप से बंधी रहती है, अर्थात जो भी रचना अच्छी तरीके से बंधी हो उसे हम निबंध कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो गद्य है कवि और लेखक की कसौटी है तो वहीं पे जो आपका निबंध है वो गद्य की कसौटी है। ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वर्णन में आपका पूछा गया था कि निबंध के किसी एक प्रकार को बताइए, तो वर्णनात्मक निबंध आप लिख लेना है ना, या तो विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक, भावात्मक। अब इसको आप यदि प्रकार का भी डीप में वर्णन करते हो तो थोड़ा बहुत आप वर्णनात्मक मतलब जिसमें केवल वर्णन किया जाए, विवरणात्मक मतलब केवल विवरण हो, किसी घटना का क्रम दिया हो, विवरण दिया हो बस। विचारात्मकता केवल सुव्यवस्थित रूप से विचार, तर्क, चिंतन की प्रधानता हो वहां पर। और भावात्मक में क्या होगा बच्चों, भाव निहित हो, जिसमें लेखक जो लिखते लिखते भावुक हो जाए, वहां पे भावात्मक होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है बच्चों, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्वों का नाम पूछा है, ठीक है। कहानी के प्रमुख कौन कौन से तत्व हैं, तो आप लोगों को सभी तत्व यहां पे तैयार कर लेना है। वैसे आप एकांकी के भी यही तत्व हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, और यहां पर संवाद योजना है, वातावरण है, भाषा शैली, उद्देश्य। अब जैसे बच्चों जो आपका कहानी होता है वही आपका एकांकी है ना, कहानी और एकांकी दोनों में आपका सेम रहता है। जैसे यहां पर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोप कथन भी लिख लेना आप, संवाद जिसे बोलते हैं। ये जो संवाद है ना यही है कथोप कथन,
ठीक है, या देश काल व परिस्थिति के अलावा आप वातावरण का आप दूसरा नाम दे सकते हो, देश काल व आपका परिस्थिति। ठीक है, बाकी आपका उद्देश्य है, ये भाषा शैली है। तो इसे आप लोग अपने एकांकी में भी लिख सकते हो। यदि उपन्यास में आ गया बच्चों तो वही चीज लिखोगे। आप लोगों से यदि पूछ दिया जाए कि 6 तत्व तो लिखो, यदि आपसे पूछ दे कहानी का तो भी आप लिखोगे कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण। कथोपकथन, संवाद का ही मतलब है कथोपकथन। ठीक है, बाकी आप देश का लिखोगे ही, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सारी चीजें हैं। चाहे आपसे पूछ दिया जाए कहानी में, चाहे आपसे पूछ दिया जाए बच्चों एकांकी में, सब में सेम है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकांकी में तो कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण वही है, कथोपकथन, संकलन, त्रय, वातावरण वही है, संघर्ष, संघर्ष ना लिखो तो भी चलेगा, 6 तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना। भाषा शैली और आपका उद्देश्य, ये सब में वही रहता है, सेम रहता है, सिमिलर रहता है। नाटक में यदि पूछा जाए कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद, योजना, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, ये पूछा गया 15-17 में, देख लो आप लोग। उपन्यास में देख लो कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, कथा, कथोपकथन, तो ये देश काल सब में सही रहेगा, उद्देश्य, भाषा शैली सब में रहेगा। तो ये 6 आपसे पूछा जाए यदि किसी भी निबंध का, कहानी का, नाटक का, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, कथोपकथन, कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, देश काल जो वातावरण है, भाषा शैली, या उसको आप हम देश काल वातावरण को संवाद योजना भी दे सकते हैं, है ना। सॉरी, कथोपकथन का संवाद योजना होता है ना। देश काल, वातावरण या भाषा शैली, उद्देश्य, ये 6 आपको लिखना है। तो इसको अब हटाएं, ये हमारा पेपर खत्म। आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न ही हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकार के नाम लिखिए। तो निबंध किसे कहते हैं, ये आपने तो पढ़ा है, नी धनबंध से बना हुआ है। जैसी रचना, कोई भी ऐसी रचना जो बिल्कुल परिमार्जित रूप से प्रौढ़ रचना हो, बंधी हुई रचना हो, वो आपका निबंध कहलाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बता दिया था, कवियों और लेखकों की जो गद्य है वो कसौटी है, तो वहीं पे निबंध जो है गद्य की कसौटी, ये चीज आपको पहले ही बता दिया गया था। यहां पर पूछ दिया गया कोई 2 निबंधकार, तो यहां पर मैं एकदम सरल सरल बताऊंगा बच्चों। एक तो आप लोग इसे तैयार कर लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसे आप तैयार कर लेना। साहित्य संदर्भ, एक एक रचना आपसे बनना चाहिए। और एक आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख लेना, ये शुक्ल युग के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चिंतामणि त्रिवेणी, इनके निबंध और निबंधी रचना तैयार करना है। बाकी और भी निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, तो ये आपके 2 निबंधकार का नाम। वैसे मैं तो बताना चाहूं कि जैसे मान लीजिए नाटक, कहानी, एकांकी, ये ऐसे 3 चीजें, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, इनकी परिभाषा है ना। और बच्चों इनके 2-2, जैसे मान लीजिए आपका कहानी तो नाटककार, कहानीकार है ना, उपन्यासकार, इनके 2-2 नाम और एक एक रचना, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो निबंध किसे कहते हैं, 2 निबंधकार, आप एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लेना, चिंतामणि भाग या त्रिवेणी उनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप विचार विमर्श, ये आप तैयार कर लेना बच्चों, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर पूछा है शुक्ल युग के गद्य की, शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं, ये 2-3 बार पूछा गया है। तो ये आपका शुक्ल युग जो आपका है वो किसका बच्चों, निबंध के ही प्रकार में आता है। ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओ कि सर ये कहां गया। देखो निबंध का विकास क्रम दिया गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अभी जो मैं बता रहा था, जो शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के ही हैं निबंधकार। तो इनमें आपको 2-3 विशेषताएं, तो 2 विशेषता में आप देखो, आपसे यदि कुछ भी ना बने फिर भी थोड़ा बहुत अपने तरीके से लिख सकते हो। देखो गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य व्यंग्य की सरल यहाँ पे छाटे शुक्ल जी के निबंधों में मिलते हैं। प्रेमचंद ने मुहावरेबाज सजीव की व्यवहारिक शैली का आदर्श उपस्थित किया है। सिया राम शरण गुप्त के निबंधों में गांधीवाद की व्यक्तित्व की गहरी छाप है। कोई 2 विशेषताएं आपको तैयार करना है, थोड़ा सा लिख लेना, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, बाकी उतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें से आपका 2 प्रश्न हो गया बच्चों, इसे भी अपन किनारे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो जरा यहां पर देखिए, किन्हीं 2 कहानीकार के नाम और एक एक रचना। मैंने आपको क्या बताया, नाटक, कहानी, एकांकी और उपन्यास में 2-2 नाम तैयार करना है।
जैसे कोई दो कहानीकार नाम पूछ दिया तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। आप जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का याद कर लो, जैनेन्द्र कुमार, जो आपको सरल लगे। दो कहानीकार, देखो हिंदी कहानी का विकास क्रम में दो कहानीकार आपको लिखना है, तो जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग, अपना अपना भाग। और प्रेमचंद, या कि प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद लिख लो, सबसे बढ़िया, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी ही लिखनी है। ऐसा नहीं कि कोई उपन्यास लिखे हो तो उपन्यास का नाम लिख दो, ऐसा नहीं भाई। तो आपको कई सारे लेखक या कवि ऐसे मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद कहानीकार हैं तो नाटककार भी हैं, नाटककार भी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर नाटककार कहानीकार, ऐसा नहीं है। कोई भी कवि या लेखक होगा वो नाटक भी लिखता है और आपका उपन्यास भी लिखता है। तो कोई दो कहानीकार में से जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, या इसमें से जैनेन्द्र कुमार। ऐसे ही आप कवियों के नाम या मान लीजिए लेखकों का नाम आप लोग तैयार करोगे जो माइंड में फीड रहे। ऐसा नहीं कि आप कठिन, आप बंग महिला पढ़ लो, है ना, ये भूल जाए। किशोरी लाल गोस्वामी भूल जाता है। वैसे इंदुमती एक फेमस रचना है, कहानी है, इसलिए किशोरी लाल गोस्वामी आपको याद रहना चाहिए। तो आप ऐसे ही नाम याद रखना बच्चों, दो दो नाम याद रखना। अभी आप नोट कर लो दो दो। जैसे यहाँ पे नाटककार ही में यदि आपसे पूछ दूं कोई दो नाटककार, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, शंकर प्रसाद, इनकी जो नाटक है सत्येंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र। तो ऐसे कुछ नाम से तैयार हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, बढ़िया सरल नाम है। तो दो नाटककार, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। तो ठीक है, तो तीन चीज तो आपने पढ़ी लिया कि भाई दो निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रख लो। इसमें से आपको जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद याद रख लेना है, ठीक है। और फिर आप नाटक में भी दो तैयार कर लोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। और फिर आपको दो उपन्यासकार, उपन्यासकार बहुत ही कम पूछा जाता है, इनमें से यदि आपको नहीं भी तीन तैयार कर लिए तो काफी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम प्रश्न के उत्तर के साथ चलेंगे, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर। देखो बच्चा यहां पर समझो, आत्मकथा जो होता है वो स्वयं के अनुभव का होता है, मतलब स्वयं जो आपका कवि या लेखक होता है स्वयं अपने बारे में लिखता है। लेकिन वहीं पे जब हम जीवनी की बात करते हैं तो किसी महान पुरुष के बारे में वर्णन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आत्मकथा जो होता है वो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, वहीं पे जो जीवनी होता है बच्चों वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है। यदि आपको इसका उत्तर लिखना है, देख लो, जीवनी आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन वृत्त का रोचक साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो आपका जीवनी कहलाता है। जब लेखक अपने जीवन वृत्ति को स्वयं की प्रस्तुत करे तो वह आत्मकथा मानी जाती है। अब आपको कम से कम दो अंतर तो लिखना पड़ेगा। तो जो आपका जीवनी होता है एकदम सत्य घटना पर आधारित होता है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी महान पुरुष के बारे में लिखा जाता है। जबकि जो बच्चों आत्मकथा होता है एक साधारण व्यक्ति के बारे में भी लिखा जा सकता है क्योंकि वो स्वयं का होता है, ठीक है, ये चीज होता है। बाकी आपको इसका अंतर मैंने कराया है, आप लोगों से उम्मीद रहता है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन थे, ये भी खत्म। चलिए रिवीजन चल रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन क्या करें भाई। देखो भाई साहब, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, ये आपका पहला प्रश्न। और शुक्ल युग के गद्य के दो विशेषताएं, ये मैंने आपको करा दिया। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, यहां पर आप देखो, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा अपने भाषा में समझा सकता हूं बच्चों, क्योंकि इसका आंसर कहीं पे सटीक नहीं मिलेगा। तो आप लोग लिख लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया था कि भाई साहब, हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि यदि गद्य कवि या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इससे लेखकों की पहचान होती है। हिंदी के इन सभी निबंधकारों का स्मरण करते हुए इसे कहा गया कि जो आपका निबंध है गद्य की कसौटी है, ठीक है। अपने भाषा में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवि या लेखक की कसौटी है तो वहीं पे निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। इसी लेखकों के पहचान से हम कह सकते हैं भाई साहब गद्य की जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। बस हो गया, खत्म कहानी। कुल मिलाकर कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर परिभाषा बताया गया है, ठीक। तो ये प्रश्न बन जाएगा ना। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको किनारे करते हैं, बन जाना चाहिए। इसमें देखिए नाटक और एकांकी में अंतर बताओ जरा, नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है। जो एकांकी होता है बच्चों क्या होता है, एक अंक पर आधारित होता है, लेकिन जो नाटक होता है वो विस्तृत होता है।
ठीक है, जहां एक अंक होगे, है ना, उसका एकदम वो सूक्ष्म रूप होगा, लेकिन जो नाटक होता है वो विस्तृत होता है। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नाटक और एकांकी में अंतर। ये देखिए, नाटक का आकार विस्तृत होता है, बड़ा होता है, उसमें कई अंक होते हैं, लेकिन वहीं पे एकांकी का आकार छोटा होता है। 2 अंतर आपको तैयार करना है। और नाटक की 3 या इससे अधिक घंटे का समय सीमा होता है, जबकि एकांकी आधा घंटा का होता है ना। नाटक में पात्र की संख्या अधिक होती है, वहीं पे एकांकी की पात्र की संख्या सीमित होती है। बस, ठीक है, सिंपल है, बन जाएगा। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, दोबारा हो गया, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये प्रश्न है आपका, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जब आप गूगल करोगे बच्चों तो जीवनी आत्मकथा में अंतर वैसे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा लेखक अपने स्वयं के बारे में लिखता है, महान पुरुष के बारे में लिखता है। आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकता है, लेकिन जीवनी सत्य पर, घटना पर आधारित है। 2-3 अंतर लिख लेना, बाकी आपसे बन जाना चाहिए। सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है बच्चों, एमपी बोर्ड के बच्चे फटाफट 1 बार 2 बार पढ़ के जाना, है ना। ये भी आपका खत्म, और आखिरी हमारा जो पेपर है इसमें भी कई सारे प्रश्न होंगे, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम बताते हो, नाटककार के नाम बताइए। मैंने आपको बताया था प्रमुख तत्व वही हो जाएगा, कथानक, कथा वस्तु, कथोपकथन, वही है जो, है ना। फिर आपका उद्देश्य, देश शैली, और है ना आपका चरित्र चित्रण हो जाएगा। इनके प्रमुख तत्व हो गए। नाटककार के कोई 2 नाटककार आपको बता दिया, नाटक किसे कहते हैं। ऐसे बच्चों, एकांकी के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। तो थोड़ा सा पहले यहां पर देखिए, नाटक क्या है। नाटक एक दृश्य काव्य का एक भेद है। इसमें रंगमंच द्वारा पात्रों की किसी कथा का प्रदर्शन होता है। मतलब नाटक की परिभाषा भी देनी है तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ना। दृश्य काव्य का एक भेद है, क्योंकि इसे हम देख कर समझ सकते हैं बच्चों। और किन्हीं 2 नाटककार का नाम हमने आपको बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र तैयार कर लो, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद तैयार कर लो। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, और ये चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। नाटक के 6 तत्व तो आपका कथा वस्तु हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, है ना, संवाद योजना हो गया बच्चों, है ना। और संवाद योजना, कथोपकथन यही है, ठीक है, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। बाकी सब में 6 तत्व तो वही लिखना है, इधर उधर अलग से नहीं। 6 तत्व सब में वही लिखना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चों जो आपका नाटक और एकांकी में अंतर तो था ही, कहानी और नाटक में अंतर पूछा जाता है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। और एक चीज और मैं बता दूं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मेरे चैनल में ही जो महत्वपूर्ण अंतर का वीडियो है। अंतर में इसको मैं कवर कराया हूं, इसलिए यहां पे ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं, इसलिए अंतर का जरूर आप लोग एक बार देख लें। फिर यहां पर क्या पूछा था बच्चों, एकांकी के विकास क्रम को समझाइए। एकांकी की परिभाषा, पहली बात तो मैं आपको क्या बताया था, निबंध, नाटक, एकांकी और कहानी, ठीक है, 3-4 ऐसे हैं बच्चों। आप पहले निबंध की परिभाषा लिखेंगे, आप लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं। निबंध की परिभाषा, निबंध के तत्व, निबंध के कहानीकार, 2-2 कहानीकार, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका वही क्रम चलेगा, एकांकी का वही क्रम चलेगा, आपका कहानी का वही क्रम चलेगा, नाटक का। ये 4 ऐसे पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसमें बोला है एकांकी का विकास क्रम, देखिए जरा, एकांकी का विकास क्रम। हिंदी साहित्य का एकांकी एक गुट है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अन्य रचनाकारों की रचनाएं इसी प्रकार से राम कुमार वर्मा कृत दीपदान, है ना, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, भगवती चरण वर्मा कृत सबसे बड़ा आदमी, 2 कलाकार, उदय शंकर भट्ट कृत नए महम। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डीप में है, तो है ना, इसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है, तो ये प्रश्न आप ना भी पढ़ो क्योंकि लंबा है। कहा एकांकी की एक परिभाषा जरूर याद कर लें। परिभाषा दिया है, एकांकी ऐसी नाट्य विधा है जो एक अंक से रचित होती है, इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभान्वित होता है। एकांकी स्वयं में पूर्ण रचना है, मतलब किसी घटना के एक अंक का वर्णन होता है, इसमें पूरे संपूर्ण जीवन या संपूर्ण घटनाओं का वर्णन नहीं होता है, एक अंक पर आधारित है, सूक्ष्म है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है ना, ये कम अवधि का होता है। ये चीजें हैं बच्चों। तो इनमें इधर आप जीवनी, आत्मकथा में अंतर वगैरह मैंने आपको कराया है, प्लीज आप लोग देख लेना, एक बार हमारे चैनल पे जाओ। हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट इसीलिए बना दिया हूं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहले प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें बहुत सारे वीडियो हो गए थे। तो बच्चों अभी मैं इसमें
गद्य साहित्य का इतिहास कराया है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरे लंबे चौड़े नहीं। और पद्य साहित्य का इतिहास मैंने आपको समझाया था किस प्रकार से छायावाद रहस्यवाद तैयार करोगे। तरीके से लिखने की कोशिश करना, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं, एक दो बार पढ़ लो, समझ लो। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप लोगों का यहीं से आएगा, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।